हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। मैं आपका दोस्त रवि और आज हम लेक्चर जो पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस, स्टेट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहें और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहना है। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो कंप्लीट लेक्चर देखना होगा। मैं यहाँ कोई जादू या कोई कार्ड तैयार नहीं कर रखा, मैं आपको पिला दूंगा, आपको चोटी आ जाएगी जी, ये फिजिक्स की चोटी, ये केमिस्ट्री की चोटी, ये बायो की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारी आदत वही है, जिस हिसाब से हम चीज़ों को कवर करते हैं उसी हिसाब से कवर करते हुए चलेंगे। टॉपिक्स जो हमारे होंगे उसमें होगा किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये केवल वन शॉट लेक्चर होगा इन दोनों का। कोर कंसेप्ट कवर करेंगे, एनसीईआरटी कवर रहेगी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। इसके अंदर आईआईटी, नीट की बात कर लो, आप सीयूईटी की बात कर लो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई की बात कर लो, कोई स्टेट बोर्ड की बात कर लो, सारी बातें वन बाय वन करके मैंने कवर कर दी हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स का लॉ, किरचॉफ्स के नियम। देखिए, सबसे पहले तो किरचॉफ्स के नियम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। बात इस बात पे आती है, कहानी यहां तक पहुंच गई कि किरचॉफ्स के रूल को, किरचॉफ्स के नियम को, किरचॉफ्स के लॉज को हमें पावर में लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका रीजन ये है कि मान लिया जाए आपको एक सर्किट दे दिया जाए, ये रेजिस्टेंस आर है और इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, वी के बराबर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। मैं आपसे पूछूं कि इस सर्किट के अंदर करंट कितना है, तो आप तुरंत बता दोगे कि फार्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। ये फार्मूला लग गया। अगर V बाय आर कर दूं तो इस तरफ हमारे पास कौन आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप दे दोगे और आपका क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा, आपका आंसर भी ठीक होगा। बट ये जो सर्किट आपके सामने है, बिल्कुल सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट सर्किट है और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सिंपल सर्किट दिया जाए। वो आपको मुश्किल सर्किट भी दे सकता है। जब वो आपको मुश्किल सर्किट देगा, मान लिया जाए वो क्या करे, इसके ऊपर एक सर्किट और लगा दे, एक रेजिस्टेंस और लगा दे। अब आपको समस्या पैदा हो गई है कि अब इसको कैसे सोल्व करें। अब एक बच्चा कहेगा जी दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर दो और पैरेलल में करने के बाद इस सर्किट का एक बना लो तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी, वो करंट जरूर आएगा, वो पूरे सर्किट का करंट आएगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू करंट नहीं आएगा। फिर एक बच्चा कहेगा जी दोनों पैरेलल में है, दोनों के वो क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम रहेगी, इसके क्रॉस भी वोल्टेज सेम रहेगी, तो ऐसे कर लो। सही बात, आप ऐसे भी कर सकते हो। पर मैं इस सर्किट को फर्दर और कॉम्प्लेक्स भी बना सकता हूं। मैं इस सर्किट को फर्दर और कॉम्प्लेक्स भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूं। देखिए, ऐसे सर्किट को, कितना भी सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर लो, अब यहां से सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। ओम्स के नियम से यह सोल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए इन चीजों को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स का नियम आया। किरचॉफ्स का नियम किसके ऊपर, आप सिंपल सर्किट, इस सर्किट के ऊपर भी लगा लो। किरचॉफ्स का नियम हर जगह लागू होता है, चाहे आप उसको सिंपल सर्किट पे लगाओ, चाहे आप उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट पे लगाओ। पर जब आप ओम्स का नियम यूज करते हो तो वो तो सिंपल सर्किट के लिए यूज होता है, बट किरचॉफ्स का नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वो सिंपल सर्किट हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो। अगर आपके पास किरचॉफ्स का नियम है तो आपको जानते हो कि किरचॉफ्स का नियम क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सर्किट के ऊपर इसको एप्लीकेबल करवा सकते हो, लगा सकते हो, और किसी भी सर्किट के लिए आप करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, कोई भी चीज आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर हम इसके उलट बात करें, ओम्स का नियम केवल वो सिंपल सर्किट पे लागू होता है। अब किरचॉफ्स ने अपने दो नियम दिए, उसके अंदर सबसे पहला जो नियम है वो है किरचॉफ्स का करंट रूल और इसी का दूसरा नाम होता है जंक्शन रूल। किरचॉफ्स का करंट रूल या फिर इसी को क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। किरचॉफ्स का दूसरा होता है मैश या लूप रूल, लूप, और इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज रूल कहते हैं। ये दो नियम किरचॉफ्स ने दिए।
ये दो नियम के बारे में किरचॉफ ने डिस्कस किया और हम भी इन दो नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक आपने ये नियम पढ़े भी होंगे तो आपके सोचने का तरीका मैं बदल दूंगा। गारंटी ये मेरी बात की है कि जो मैंने करवा दिया उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप नीट के एग्जाम में बैठे, चाहे आप आईआईटी के एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठे हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक बार जैसे ही आप एक सब्सक्राइब देते हैं, एक फॉलो करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसके साथ साथ और दूसरे फैक्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए करंट और जंक्शन रूल की बात करेंगे। सबसे पहला नियम हम बात करते हैं करंट रूल की। इसका नाम दूसरा मैं बता चुका हूं, करंट रूल की हम बात करते हैं। इस रूल का कहना है कि अगर किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करो, आप किसी सर्किट में किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो, उस पॉइंट के ऊपर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टोटल करंट एल्जेब्रिक सम साथ में ले सकते हो क्योंकि और ऑथेंटिकेट लगता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ऑल द करंट ज्यादा ऑथेंटिकेट लगेगा। दिस रूल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। यानी कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट मीट कर रहा है वो टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम कर दूं तो वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो अब देखिए जरा, मान लिया जाए आपने ये जंक्शन पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर कुछ करंट यहां आके मिलेंगे, कुछ करंट यहां से जाएंगे। मान लिया ये करंट इस पे आके मिल रहा है और इस करंट का नाम क्या है? I1 है, ठीक है। ये जो दूसरा करंट है ये भी इस पे आके मिल रहा है जिसका नाम है I2 करंट है। ये तीसरा करंट इससे निकल के बाहर जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है कोई करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है, ऐसे ही तो होगा। ये सर्किट है, ये भी करंट, इस करंट को क्या बोला? I3 करंट, इसको क्या बोला? I4 करंट, और ये करंट इससे जा रहा है, इसको क्या बोल दिया? I5 करंट, ठीक है। अब जो करंट ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला पॉइंट, इसी पॉइंट को हमने क्या बोला? जंक्शन। ये जंक्शन क्या होता है? जैसे आपने जनरली सुना होगा रेलवे जंक्शन, जहां पे रेल्स आके मिलती है बड़े बड़े से। दिल्ली में आपने सुना होगा दिल्ली का रेलवे जंक्शन है। एक तो होता है रेलवे के लिए ट्रैक, एक होता है रेलवे के लिए जंक्शन। अब जो रेलवे जंक्शन होता है वहां पे बहुत सारी रेल्स आके मिलती हैं, वहां पे गठजोड़ बनता है, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से लगभग वहां पे ट्रेन आपको मिलेंगी, इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। एक रेलवे स्टेशन क्या होता है? जहां पे एक स्टेशन बना हुआ है छोटा सा, वहां पे एक रेल आएगी और चली गई, एक ही पटरी होती है। पर जो रेलवे जंक्शन है, जैसे भिवानी के अंदर रेलवे जंक्शन है, दिल्ली के अंदर रेलवे जंक्शन, वहां पे आपको बहुत सारी पटरियां मिलेंगी, बहुत सारी ट्रेन, वो हर स्टेट से आ रही है, यूपी से भी आ रही है, हरियाणा से भी आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है। हर स्टेट, जो भी स्टेट है इंडिया का, हर स्टेट से वहां आके ट्रेन आपको मिलती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन। अब कोई ट्रेन तो जैसे हरियाणा से ट्रेन दिल्ली जा रही है, पर दिल्ली से चल के कोई ट्रेन यूपी में भी जा रही है, तो कोई करंट आ रहा है जंक्शन पे, कोई करंट जंक्शन से जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे इनवर्ड करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं। जो हमने इनवर्ड करंट बोला है उसको हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। और आउटवर्ड जो करंट होगा उसको हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। आउटवर्ड करंट को नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जाने वाले करंट को पॉजिटिव और बाहर निकलने वाले करंट को नेगेटिव ले लिया। आपकी मर्जी है, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बोल सकते हो। आपको जो एक बार रेफरेंस चुनना है वो चुन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब इनवर्ड करंट I1 है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। I2 भी इनवर्ड, अंदर की तरफ जाने वाला करंट है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। I3 बाहर आने वाला करंट है, इसलिए नेगेटिव I3 रहेगा। I4
अंदर जाने वाला करंट है इसलिए प्लस का I4 रहेगा, और ये बाहर आने वाला है इसलिए माइनस का I5, और इन सभी का समेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यही आपका किरचॉफ्स का पहला नियम है, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है। अब इसके कुछ फैक्ट्स जो आपको जरूरत है पता होने चाहिए। सबसे पहला फैक्ट है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर क्या होता है? ये बेस्ड होता है कि चार्ज का कंजर्वेशन है, मतलब जितना चार्ज फ्लो करके जंक्शन तक जाएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इस जंक्शन के ऊपर, जो आपको ये जंक्शन वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन के ऊपर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, वहां इकट्ठा नहीं होता है। अगर इस तरफ से चार्ज जा रहा है तो किसी तरफ से चार्ज बाहर भी निकल रहा होगा, इसलिए नो एक्यूमुलेशन ऑफ ए चार्ज एट जंक्शन, नो accumulation of charge at junction। दूसरा पॉइंट, मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ मैं इन चीजों को कवर करूंगा ताकि आपको एक भी पॉइंट, एक भी बात ऐसी ना रहे जो आपको पता ना हो। पहली बात क्या बताई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरी क्या बात बताई? इस जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता, सो जंक्शन डज नॉट एक्ट एज सोर्स और सिंक। इस प्रकार से जो जंक्शन है आपका वो सोर्स और सिंक का काम नहीं करेगा। ये इसलिए बताई जा रही, कहो कि सर ये बातें क्यों? क्योंकि ये बातें एमसीक्यू के रूप में आपके पास आती है। कई बार क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में पूछा गया, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि जो किरचॉफ्स का पहला नियम है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ्स का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। और दूसरी बात, कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है क्योंकि ये ना तो सोर्स का काम करेगा ना सिंक का काम करेगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होता है, याद रखना भाई। मोमेंटम का कंजर्वेशन इस केस में नहीं होता। अब कहोगे सर क्यों नहीं होता है मोमेंटम का कंजर्वेशन? इसलिए नहीं होता है मोमेंटम का कंजर्वेशन क्योंकि जब आप एक वायर्स को देखते हो, जैसे आपने ये वायर्स की बात कर ली सारे, इस वायर के सरफेस के थ्रू चार्ज फ्लो करता है, ना कि उसके अंदर से। मैं ये बात पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो ये वायर, आपको मान लिया ये वायर है, तो इसके जो सरफेस है इससे चार्ज क्या करता है? इस सरफेस के थ्रू चार्ज क्या करता है? ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है। जब चार्ज इसके थ्रू मूव करता है तो यहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मैंने पहले ही बात कही कि इस जंक्शन के ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है, बल्कि जब इस वायर्स के थ्रू चार्ज फ्लो करता है तो यहां पे इसके सरफेस के ऊपर उसका जंक्शन, मतलब उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है चार्ज का। चार्ज का एक्यूमुलेशन मैंने सरफेस के ऊपर बताया, न कि जंक्शन पे बताया। जंक्शन पे नहीं होता है। जब वो चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? दौड़ेंगे, और चार्ज पार्टिकल दौड़ेंगे तो अपनी स्पीड को चेंज करेंगे, और स्पीड को चेंज करेंगे तो मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगेगा। मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जंक्शन के ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है। जो चार्ज फ्लो करता है वो ऊपर के अफेक्ट, यानी कि उसके सरफेस से जाता है, तो सरफेस के ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेट, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है बार बार, इसलिए मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगता इसके ऊपर। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में काम करता है। ओपन और क्लोज सर्किट दोनों में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ऐसी बात नहीं, ओपन सर्किट में दोनों में काम करता है। चाहे आप इसको ओपन सर्किट पे लगाओ, चाहे आप इसको क्लोज सर्किट के ऊपर लगाओ, आपकी मर्जी, दोनों पे ये रूल क्या करेगा? वर्क करेगा, काम करेगा। ठीक है। तो ये पूरा नियम फर्स्ट था जिसके अंदर हमने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो।
इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट बातें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है जंक्शन के ऊपर, इसलिए ना वो सोर्स का काम करेगा ना सिंक का काम करेगा। अगला, नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि सरफेस के थ्रू करंट जाता है, सरफेस के थ्रू चार्ज फ्लो करता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसलिए मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होता। ओपन और क्लोज सर्किट दोनों के ऊपर ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे इसका सेकंड नियम, यानी कि सेकंड लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, मैस रूल कहते हैं या रूप रूल कहते हैं, लूप रूल। ठीक है, देखो वहां तो क्या था, एल्जेब्रिक सम करंट का था, पर यहां एल्जेब्रिक सम वोल्टेज का होगा। अब वोल्टेज कहां कहां पैदा होती है, देखो वोल्टेज दो तरह से बनती है। एक तो आपको एक बैटरी दे दी जाए, मैं कह दूं ये आपके पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, हालांकि एक सेल बनाया है, तो हमें इसको बैटरी में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज्यादा सेल लगाने पड़ते हैं। अभी ये सेल है, इसको ही हम बार बार बैटरी बोल देते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अब आगे देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर हम इससे आगे इसकी बात करते हैं, इससे आगे हम इसके अंदर चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे इस बैटरी की वोल्टेज है, तो एक तो ये हो गई। दूसरा, ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके पास एक कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट के अंदर से अगर मैं I अमाउंट ऑफ करंट को पास कर दूं, तो यहां पे भी एक वोल्टेज बनेगी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R के बराबर। ठीक है, जब कोई आपको सर्किट दिखाई देगा, एक क्लोज सर्किट जब आपको, और ये मैस रूल है, लूप रूल है, ये हमेशा क्लोज सर्किट में वर्क करता है, ओपन सर्किट में वर्क नहीं करेगा ये। तो आपको क्या होगा, जब भी आपको कोई सर्किट दिखाई देगा, उसमें दो चीजें आपको दिखाई देगी। पहली चीज तो बैटरी जो आपके सामने, और दूसरा रेजिस्टेंस। अब बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज V है, और दूसरा क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना है, V, जो किसके बराबर, I इंटू R। जब इस सर्किट में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अलोंग विद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इज इक्वल टू में 0 के बराबर होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम किरचॉफ्स का सेकंड नियम कहते हैं। जब मैं इसको करवाऊंगा आपको, जब मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, तो आपको और क्लियरिटी इसके अंदर आएगी। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल algebraic sum of यहां पे एक और ऐड कर ले भाई, इन मैस और लूप, यहां पे इन मैस और लूप, ये टर्म और ऐड कर ले साथ में, इन मैस और लूप algebraic sum of all the voltage drop across resistor and voltage of battery coming in the way, जो रास्ते में आती है, is equal to 0, इज इक्वल टू 0। वो किसके बराबर होगी भाई, 0 के बराबर होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यानी कि इसका कहना है कि अगर आप किसी मैश या किसी लूप यानी कि क्लोज सर्किट की बात करते हो, तो उस क्लोज सर्किट के अंदर सारी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होगा। अब वोल्टेज कौन कौन सी हो सकती है, एक तो जो रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है, और दूसरा उस सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है। ये दो ही तो आपको ड्रॉप दिखाई देंगे उसके अंदर, तीसरा कहां से दिखाई देगा। उन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो समेशन करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहते हैं। अब मैं दूसरी बात करूं तो ये केवल क्लोज सर्किट के ऊपर लागू होता है, ओनली फॉर क्लोज सर्किट। जैसे कि आपने करंट रूल पढ़ा था, वो दोनों के ऊपर लागू हो जाता था, क्लोज सर्किट के ऊपर भी लागू हो जाता था और ओपन सर्किट पे, ये केवल क्लोज पे लागू होता है। ये एनर्जी का कंजर्वेशन ओबे करता है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। एनर्जी कंजर्वेशन है, क्लोज सर्किट के अंदर केवल ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीचे वाला कि किसके कंजर्वेशन के ऊपर जो है किरचॉफ्स का सेकंड रूल जो है वर्क करता है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, कैसे आप प्रैक्टिकल इसका कर सकते हो और कैसे आप इसको समझोगे। मान लिया जाए आपके यहां एक है बैटरी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो गई V, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां एक रजिस्टर आ गया जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये बीच में दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया जो रेजिस्टेंस है R2। नीचे फिर एक बैटरी और लगाई और एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, और इस बैटरी की वोल्टेज, इसको बैटरी की वोल्टेज को V1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, V2 बोल दिया। ठीक है, ये आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। देखिए, जब हम ओम्स का नियम यूज करते हैं तो उसमें केवल एक ही बैटरी का यूज करते हैं, एक ही बैटरी लगाते हैं। मैंने 2 बैटरी लगा दी और 3 रजिस्टर लगा दिया, ये रजिस्टर रहा R3, हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और इसको सोल्व करने के लिए केवल किरचॉफ्स के नियम का ही बातें करनी पड़ेंगी, किरचॉफ्स के नियम ही काम आएंगे। इसलिए किरचॉफ्स का नियम पावर में आया है, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट फाइंड आउट करना हो, वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, इन तीनों में से कुछ भी फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स सर्किट का, तो उसमें आपको किरचॉफ्स का नियम का यूज करना है अलोंग विद ओम्स लॉ, उसका यूज करके। बट अकेला ओम्स लॉ इस बात के लिए वैलिड नहीं हो पाता है, इतनी सक्षमता उसमें नहीं है कि वो इसको फाइंड आउट कर सके। अब देखिए कैसे। सबसे पहले किसी भी सर्किट में आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, और वो कैसे करोगे। पहला काम यह है कि आपको यह ढूंढना है कि इनमें से बड़ी बैटरी कौन सी है, छोटी बैटरी कौन सी है। करंट हमेशा बड़ी बैटरी से चलेगा, यह हमेशा याद रखना है। पर अभी क्या कर दिया, V1 और V2 दे दिया, और हमें यह नहीं बताया गया कि इनमें से कौन सी बड़ी बैटरी है और कौन सी छोटी बैटरी है। तो इस बात से आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यह भी नहीं पता कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी बैटरी है। तो आप एक काम करिए, इससे आप करंट चला दीजिए I1 और इससे आप करंट चला दीजिए I2, ऐसा कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां आएगा करंट, यहां कौन आएगा, I1 करंट, यहां कौन आया, I2 करंट। अब इन दोनों को एक ही रास्ता दिखाई दिया, मैं थोड़ा सा चेंज यहां कर रहा हूं। मैं इसको R2 बोल, सॉरी, मैं इसको R2 बोल रहा हूं, इसको R3, इसलिए क्योंकि V2 R2 V1 R1, ये R3 बच गया। ठीक है भाई। अब मैं यहां से क्या करूंगा, I2 करंट गया, यहां से I1, दोनों मिलके इसमें से जाएंगे। इसमें से कितना गया, I1 प्लस में I2 करंट गया, फिर यहां पे पहुंचा। अब I1 प्लस I2 को फिर से 2 रास्ते, ऊपर की तरफ कौन चला गया, I1, और नीचे की तरफ कौन आ गया, I2 आ गया। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये चेक करना है कि सही है या गलत है, तो ये बात याद रखना, अगर ये बैटरी I1 करंट दे रही है तो वापस इस बैटरी में I1 करंट जाना चाहिए, तो आपका सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, नहीं तो बिल्कुल गलत है। ये अगर I2 करंट दे रही है तो इस सर्किट से I2 करंट निकलना चाहिए और वापस इसी में आना भी चाहिए। ठीक है, मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहला काम आपका यही होगा, फर्स्ट आपका वर्क केवल एक ही है, वो वर्क है ये सिलेक्ट करना कि कौन सी बैटरी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपको करना क्या है, बड़ी बैटरी से करंट चलाओ और पूरे सर्किट में उसको घुमा दो। अगर बाकायदा आपके पास बड़ी बैटरी नहीं है, छोटी बैटरी नहीं, आपको पता नहीं चल पा रहा इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जैसे V1 और V2 दे दिया, तो आप दोनों बैटरी से एक एक करंट चला लो। इससे I1 चला, इससे I2 चला। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। जब तक आपको ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना आएगा तब तक आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहां से I1 I2 चलाया तो मुझे यहां जाके इस जंक्शन पे जाके ये एक ही रास्ता दिखाई दिया, तो इसलिए दोनों करंट इसमें से घुस के बाहर निकल जाएंगे। तो आपको पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो वहां आपको सारी बातें 1 बाय 1 करके पता चल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक लूप तो ये बना लेता हूं और एक लूप ये बना लेता हूं जिसको हमने सेकंड लूप का। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। इस प्रकार से हो गया। अब मैंने क्या कहा था, यह काम हमेशा क्लोज सर्किट में काम करता है, ओपन सर्किट में काम नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्लोज सर्किट लेंगे, पहला क्लोज सर्किट।
क्लोज सर्किट, और उसका नाम क्या होगा, आप कहीं मर्जी सिलेक्ट करो, इसको आप ए बी सी डी ए कह दो, आप इसको बी सी डी ए कह दो, आपका मन करे सी से सिलेक्ट कर लो, सी डी ए बी सी कह दो, आप डी ए बी सी डी कह दो, आपका मन करे वहीं से स्टार्ट करो, यहां कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया ए से बी जाऊंगा, फिर सी तक जाऊंगा, फिर डी तक, फिर वापस ए तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, तो पूरा सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज सर्किट करना आपको, ठीक है। अब आपको इसको लिखने के तरीके मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सभी बच्चे। तो हमें इसी हिसाब से चलना, ए से बी जाना। सबसे पहले आपको सबसे पहला काम क्या है, पूरे सर्किट को आपको लिखना है जो आपने क्लोज बनाया। मैंने कौन सा क्लोज सर्किट बना लिया, ए बी सी डी, डी तक नहीं लिखूंगा क्योंकि डी तक तो ये ब्रांच रह गई, इसलिए डी से ए तक जाऊंगा। लिख लिया, ये क्लोज हो गया। अब कोई बच्चा कह रहा है जी मैं तो बी से स्टार्ट करूंगा, आप बी से कर सकते हो, आप सी से कर सकते हो, आप डी से कर सकते हो, कहीं से करो, आपकी मर्जी। अब देखो, मैं सबसे पहले ए से बी जाऊंगा, जो आपने लिखा उसी हिसाब से मैं ए से चल के बी तक जाऊंगा। जब मैं ए से चल के बी तक गया तो आपको क्या दिखाई दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल। ये बड़े वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटे वाला डंडा नेगेटिव होता है, ठीक है। बड़े वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटे वाला डंडा क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना। तो जब हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनकाउंटर हुआ है तो मैं लिखूंगा प्लस का V1, क्योंकि इस रूल ने क्या कहा था, वोल्टेज को जो है लेना है, न कि करंट को लेना है। तो वोल्टेज लेनी है तो पहले की बैटरी की वोल्टेज V1 और पॉजिटिव टर्मिनल आया तो वहां लिख दिया प्लस V1। अब आगे देखो, आगे रेजिस्टेंस है और इसके अंदर से करंट कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे बनेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 इंटू R1। जब I और R की मल्टीप्लाई करूंगा तो वोल्टेज ही तो बननी है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, I इंटू आर, तो बना ली। अब बात यह, इसको प्लस का लिखूं या माइनस का लिखूं, देखिए जरा ध्यान से। मैं जा रहा हूं ए से बी तक, पर करंट कहां से आ रहा है, बी से ए तक, एक दूसरे के उल्टा हो गए। क्या बताया मैंने, मैं तो जो लूप बनाया है उस लूप के अकॉर्डिंग ए से बी जा रहा हूं, पर करंट बी से ए आ रहा है, तो हम एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए, अपोजिट हो गए। इसलिए क्या लगा दो, यहां पे नेगेटिव साइन लगा दो। हालांकि बुक में आपको उल्टा दिखाई दे सकता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो नेगेटिव लगवा देंगे, उल्टे चलेंगे तो पॉजिटिव लगवा देंगे। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, दोनों बातें ठीक होती है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो मैं बता कह रहा हूं, जब आप पहले चले तो रास्ते में एक बैटरी आई और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको एनकाउंटर हुआ, इसलिए आपने लगा दिया प्लस V1। साथ में माइनस का साइन आपने यहां पे इंप्लीमेंट किया। क्यों इंप्लीमेंट किया, क्योंकि करंट तो बी से ए जा रहा है और हम ए से बी तक जा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। अब पहुंचे बी से सी तक। बी से सी तक ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है। कहोगे सर करंट तो जा रहा है, तो अकेला करंट वोल्टेज थोड़ी ना बनाता है। वोल्टेज कब बनती है, जब उसका मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस के साथ होता है। तो इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप यहां पे नहीं हुआ। अब फिर कहा जाएंगे सी से डी तक। जब सी से डी तक जा रहे हैं तो यहां पे R3 रेजिस्टेंस है और करंट है I1 प्लस I2। तो यहां पे लिख दिया करंट हो गया I1 प्लस में I2 और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3। अब यहां माइनस का साइन आ गया, प्लस का, वो चेक कीजिए। हम कहां से कहां आ रहे हैं, सी से डी तक आ रहे हैं, पर करंट जा रहा है डी से सी तक। फिर से हम एक दूसरे के उल्टे हो गए, अपोजिट हो गए, इसलिए फिर से यहां साइन क्या हो गया, माइनस का। फिर डी से ए ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस या कोई बैटरी नहीं है, इसलिए यहां कुछ नहीं होगा। टोटल सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यह आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब आपको दूसरे सर्किट में लगाना सिखाता हूं, दूसरा क्लोज सर्किट। दूसरा क्लोज सर्किट का नाम अपनी मर्जी से रख लो। आप रख लो DC, दैट इज DC। फिर हम पहुंचेंगे किस तक, F तक, फिर आएंगे E तक, फिर वापस D तक। ये बन गया। देखिए आपकी मर्जी है, कौन सा भी पॉइंट से उठा लो, चाहे आप C से उठा लो, F से उठा लो, E से उठा लो या D से, वो आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है। अब देखो फिर से हम जाएंगे कहां, D से C तक। जब हम D से C तक गए तो करंट है I1 प्लस I2, तो हमने यहां पे करंट को लिखा, दैट इज I1 प्लस I2, ये लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। अब बात आती किसकी, साइन की। साइन जरूर चेक करना हर केस में। जब D से C तक हम जा रहे हैं और करंट भी D से C तक जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव का साइन, इसलिए यहां पे लगा दिया पॉजिटिव साइन। अब हम कहां गए, C से D तक। ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है, तो कुछ नहीं होगा।
फिर हमारे F से E तक। जब F से चलते हुए आ रहे थे तो रास्ते में एक R2 रेजिस्टेंस आया और इस ब्रांच में जो करंट है वो I2 है, देख लो चाहे R2 रेजिस्टेंस और I2 करंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे I2 इंटू में R2, ठीक है। अब C F से E तक आ रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। फिर आगे आए तो यहां पे हमें एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दिया, इसलिए साइन लगेगा नेगेटिव, और बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V2 है। कहां पहुंच गए, E तक। अब E से D ब्रांच में ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है, तो कुछ नहीं लगाना, टोटल समेशन 0 के बराबर। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे दो अननोन है, एक I1 अननोन, एक I2 अननोन। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अगला खुद देगा, बताएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, पर अननोन कौन है, एक I1 और एक I2 अननोन है। दो चीजें अननोन है, दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। बस इतना ही करके दिखाना आपको किरचॉफ्स के नियम में, और कुछ नहीं करना। किरचॉफ्स के नियम में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, केवलम आपको दोनों के ये इक्वेशन बना के दिखानी और बताना है कि हमें किरचॉफ्स का नियम आता है इस प्रकार से। तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, और इस प्रकार घूमना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसके अंदर भी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इस पे गौर करना है। तो ये पूरा जो नियम है ये किरचॉफ्स का नियम है, सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, कोई मुश्किल नियम यहां पे नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक ऐसा ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होगा, पुल, जैसे कि हम देसी भाषा में बात करते हैं, एक ब्रिज बनाना, एक पुल बनाना। पर यहां पे जो पुल बनाएंगे, जो ब्रिज बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स बनाएंगे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रजिस्टर। आज का ये लास्ट लेक्चर होगा सेकंड यूनिट का। मैंने प्रत्येक वो टॉपिक क्लियर किया है, प्रत्येक वो टॉपिक कवर किया जो सीबीएसई नीट और किसी एग्जाम का सिलेबस है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने बातें की हैं। और सीबीएसई का तो लॉन्च हो चुका है, पर नीट का जो प्रीवियस ईयर है 2023-24 का है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐड होते हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे बाद में, उसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ब्रिज बनाना है रजिस्टर की मदद से। यहां पे क्या होता है कि चार रजिस्टर्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, चार रजिस्टर की अरेंजमेंट होती है। कुछ इस तरह से उन चार रजिस्टर की अरेंजमेंट होती है कि दो का रेशो अगले दो के बराबर हो जाए। इसकी डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाऊंगा मैं, इसकी डेफिनेशन समझाने के बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इससे पहले मैं आपको ब्रिज बना के दिखाता हूं। ये हो गया P, ये Q, ये R और ये S, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बीच में एक रजिस्टर, सॉरी, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया भाई, G को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो मेजरमेंट करता है करंट की या वोल्टेज की, उसके अंदर बताता है सर्किट के अंदर कितना होता है, उसके लिए लगा दिया, ठीक है। इस पूरे सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया है बाहर एक बैटरी से, ये उसका पॉजिटिव और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये V वोल्ट की बैटरी, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। ये हो गया। अब इसमें चार आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर्स, एक P, एक Q, एक R और एक S। इन चारों की अरेंजमेंट इस तरह से करनी है, इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि इस बीच वाली ब्रांच के अंदर करंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, I अमाउंट ऑफ करंट। मैंने हमेशा कहा है कि इस पूरे सर्किट में केवल एक ही बैटरी है और करंट हमेशा बैटरी से शुरू होता है और कहीं से नहीं होता। तो बैटरी के भी किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू होता है। मैं याद रखना, कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि बड़े वाला डंडा पॉजिटिव का और छोटे वाला नेगेटिव का होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है, जो कि बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब जब ये करंट यहां पे पहुंचा तो इस करंट को दो रास्ते दिखाई दिए, देख लो।
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा रहा हूं। दो रास्ते दिखाई दिए, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ से जो करंट चला गया वो चला गया I1, और नीचे से जो करंट चला गया उसको क्या बोल दिया, I2। ठीक है, यहां से करंट कौन जा रहा है, I1 जा रहा है। अब इस I1 को दो रास्ते दिखाई दिए, एक तो ये रास्ता और एक ये रास्ता। इसने क्या किया, इसके अंदर से करंट चला गया IG। IG का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, G का मतलब है गैल्वेनोमीटर, लिख ले, G का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो इसके अंदर से जो करंट गया वो करंट हो गया IG, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। और इसके अंदर से जो बचा हुआ करंट है वो गया I1 माइनस IG, क्योंकि अगर I1 में से IG करंट चला गया तो बचा हुआ कितना है, I1 माइनस IG है। तो यहां पे करंट कौन सा आ गया, करंट आ गया IG, और यहां से करंट कौन आ गया, I2। अब IG यहां से, I2 यहां से, दोनों मिल गए और मिलके इस ब्रांच में जाएंगे, इस सर्किट में जाएंगे। अब कितना हो गया इस सर्किट में, दैट इज I2 प्लस में IG हो गया। यहां पे कितना पहुंचा, I2 प्लस में IG करंट, देखो दोनों मिलके I2 प्लस IG, तो यहां पे भी I2 प्लस IG। इस तरफ से कौन आ गया, I1 माइनस IG, इस तरफ से कौन आ गया, I2 प्लस IG, दोनों मिलके इसमें से आएंगे, कौन कौन मिल गया, I1 माइनस IG, और इसमें मिल गया प्लस हो गया I2 प्लस में IG। देखिए अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, टोटल करंट फिर से कितना हो गया, I1 प्लस में I2 हो गया। देखिए I के दो हिस्से किए थे, I1 प्लस I2, तो ये किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। तो बैटरी ने कितना करंट दिया था, I करंट, और बैटरी से वापस कितना जा रहा है, I करंट। मैंने पहले ही किया था कि बैटरी जितना करंट देगी उतना करंट वापस खींच लेगी। मैं फिर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से I अमाउंट ऑफ करंट चला, तो इसको दो रास्ते दिखाई दिए, ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया। I1 करंट ऊपर जाके दो रास्तों में डिवाइड हो गया, इसके अंदर से IG गया, इसके अंदर से I1 माइनस IG गया। यहां से I2 आया, यहां से IG आया, दोनों मिलके I2 प्लस IG। यहां से I2 प्लस IG, यहां से I1 माइनस IG, दोनों मिलके कितना हो गया, I1 प्लस I2, जो कि किसके बराबर है, I के बराबर। इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देके फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे करवाता हूं। अब वही इनके नेमिंग कर दो, यहां तक कर लिया होगा, इनके अब नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग के लिए इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया, इसको D नाम दिया, इसको E नाम दिया, और इसको नाम दे दो F। इस प्रकार से ये नेमिंग हमने यहां पे कर दी। अब लूप बना लो, देखिए पहला लूप ये रहा, दूसरा लूप इसको मान लो, और तीसरा लूप मान लेंगे पूरे सर्किट को यहां से यहां तक। तीन लूप हम मान लेते हैं और तीन लूप पे बात करेंगे। सबसे पहला लूप की बात करते हैं, और पहला लूप हम ले लेते हैं कौन सा, A B, देखो A B F A, ये बन गया A B F A, ये पूरा लूप ले लिया। फिर से लूप, लूप का मतलब क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट बनाएंगे कहां से कहां तक, A से B तक, B से F तक, और F से वापस A तक। अब देखो जब मैं A से B तक जा रहा हूं तो I1 करंट है और P रेजिस्टेंस है। यहां रेजिस्टेंस का नाम क्या है, P है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं P Q R एंड S आर 4 रजिस्टर, ये चारों के चारों रजिस्टर हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, I1 नाम का करंट और P नाम का रेजिस्टेंस। अब आपको चेक क्या करना है कि ये पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का। तो जब A से B तक आप जा रहे हो तो करंट भी तो A से B जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन। दूसरे फिर आप जाओ B से लेके F तक। अब B से F तक करंट कितना है, IG है, तो करंट को कितना लिख लिया, IG। साथ में रेजिस्टेंस कितना है, G के बराबर। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, G। जब भी कोई सर्किट में इक्विपमेंट्स लगा हुआ है तो उसका खुद का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, और उस रेजिस्टेंस को हमने G के बराबर मान लिया। अब इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसलिए यह भी किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अब हम गए F से लेके A तक, F से लेके A तक, क्योंकि यहां तक तो पहुंच गए। F से लेके A तक पहुंचे तो I2 करंट और Q रेजिस्टेंस, यहां पे लिख लिया I2 करंट और Q क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब हम ऊपर जा रहे और करंट नीचे आ रहा, देखो करंट तो A से F आ रहा और हम जा रहे F से A, तो उल्टा है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव का साइन, और टोटल समेशन किसके बराबर, 0 के बराबर। यही तो लूप रूल की खास बात है, यही तो इस किरचॉफ्स के नियम की खास बात है। इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, IG इंटू में
जी के बराबर। और इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के नाम से हम जानते हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, लूप सेकंड। और इस लूप सेकंड की जब हम बात करते हैं तो इस लूप सेकंड की हम बात करेंगे बी सी एफ बी। लूप सेकंड हम ले लेंगे बी सी एफ बी। आपका मन आए तो दूसरे पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार यही कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये सिखा पाऊं, इसलिए आपको पूरा फोकस यहां पे रखना होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं 2-3 बार सिखा चुका हूं, इसलिए सिखाया मैंने 2-3 बार, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आपको आ गया तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को पॉज करके बार बार देख के आप इसके करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को सीखना जरूरी है। एक बार ये सर्किट 2 सिखाई, इनके करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो आपके सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बी से सी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, करंट कितना I1 माइनस IG है। बी से सी तक का करंट है दैट इज I1 माइनस IG है। और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है R, ये लिख दिया R, ठीक है। अब B से C तक करंट जा रहा है और B से C तक हम जा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, इसलिए हम यहां क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। अब हम कहां से कहां जाएंगे, C से F तक, यहां पे देख सकते हो C से F तक। C से F तक जाएंगे तो S तो इसका रेजिस्टेंस है और करंट है I2 प्लस IG, यहां पे हो गया प्लस साइन के साथ, सॉरी साइन का भी हमने देखा नहीं है, केवल हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, साइन बाद में देखेंगे। यहां लिख दिया I2 प्लस में IG, और यहां पे जो करंट है वो क्या हो गया S, सॉरी रेजिस्टेंस वो हो गया S। हमारे नीचे करंट जा रहा ऊपर, इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब F से B तक गए तो IG करंट और G रेजिस्टेंस, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप बनानी है तो IG करंट और G रेजिस्टेंस। हम ऊपर जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, इसलिए साइन कैसा, नेगेटिव का, और टोटल समेशन किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब एक बात याद रखना, आप कहोगे जी बार बार आप रेजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं वोल्टेज बना रहा हूं। ओम्स का नियम के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होता है, करंट गुणा में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कौन कौन है, P Q R S, 4 रेजिस्टेंस है, और 5वां क्या है, G, जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन होगी, बैलेंस्ड कंडीशन, ये याद रखनी जरूरी है आपको। बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी कब, जब IG करंट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। जब IG करंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये बराबर 2 हिस्सों में बट गया, एक ऊपर वाले 2 और एक नीचे वाले 2, P और R, और नीचे वाले Q और S, या फिर ये वाले 2 और ये वाले 2। बीच में इसको बैलेंस करने में अड़ंगा कौन डाल रहा था, ये IG और G मिलके जो वोल्टेज ड्रॉप बन रही थी, वो IG के साथ G मिलके एक वोल्टेज ड्रॉप आ रही थी, जो 5वीं थी, वो इन दोनों की बैलेंसिंग में अड़ंगा डाल रही थी। पर व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन यही है कि आप उसके अंदर IG करंट को क्या कर दो, 0 कर दो। अब IG करंट को 0 इन इक्वेशन में करो, जब पहली इक्वेशन में I1 करंट को 0 करोगे तो ये बनेगी I1 इंटू P। इस इक्वेशन में मैं IG की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं, तो IG की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये तो हो गया 0 माइनस I2 इंटू Q, टोटल इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे कर सकता हूं, I1 इंटू P, उस तरफ जाएगा तो प्लस का, दैट इज I2 इंटू Q, और दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। अब आगे चलो, अब उठा लो इक्वेशन नंबर सेकंड को, इसमें पुट करो, यहां 0 पुट किया तो यहां बचा क्या, I1 इंटू R, देखो I1 इंटू R, और यहां पे अगले में यहां पे 0 पुट किया तो माइनस का I2 इंटू, और यहां S, IG तो 0 हो गया, इसको 0 पुट किया तो ये गया, टोटल समेशन 0 के बराबर, एंड इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मत दो, चाहे और सिंप्लीफाई कर लो, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा I1 इंटू R, उस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा, दैट इज I2 इंटू S, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 के बराबर हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर दो, यहां कर रहा हूं अब, डिवाइड इक्वेशन 3/4,
इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 3 ये रही, इसको लिखोगे आप I1 इंटू पी और उसको लिखोगे आप I2 इंटू क्यू। बटे में क्या कर दिया, I1 इंटू एस और सॉरी I1 इंटू आर। देखिए I1 इंटू आर बटे I2 इंटू एस, ये हो गया। तो I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल, इस क्यू को नीचे ले लो, आर को ऊपर ले लो, इसको एक्सचेंज कर लो, तो यहां क्या बन गया, P बाय में क्यू इज इक्वल टू में R बाय में एस। यही कंडीशन आपको किसकी पता चली, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये कब है, ये कंडीशन कब है, वहन IG इज इक्वल टू 0, जब करंट उस सर्किट से 0 के बराबर हो जाए तो P बाय क्यू R बाय एस के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया बात। तो आपको क्या समझना है, आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है, वो ये बात समझनी है कि आपको इस सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आया या नहीं आया। अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है तो उसके बाद आपको ये लूप रूल लगाना आया नहीं आया। फिर जैसे ही बैलेंस्ड कंडीशन होती है तो बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर करंट को 0 के बराबर पुट कर दो दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ जाएगी और कंडीशन बन जाएगी P बाय क्यू R बाय एस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर की ऐसी अरेंजमेंट है। अगर आपसे अब कोई डेफिनेशन पूछे तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कंडीशन ऑफ 4 रजिस्टर इन विच करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इन 0 एंड P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर की ऐसी कंडीशन है जिसमें बैलेंस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है और P बाय क्यू R बाय एस के बराबर है। उसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, और यही डेफिनेशन आपको इसकी लिखनी है। यही कंप्लीट आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपके 2 नियम थे, पहले किरचॉफ्स के और उसके बाद ये व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंप्लीट लेक्चर 1 शॉट में मैंने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप इनके बारे में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, जब इस सर्किट के अंदर से गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट 0 हो गया तो P बाय क्यू R बाय एस के बराबर हो गया। दूसरी चेकिंग कैसे हो सकती है, जब भी आपको कोई ऐसा सर्किट दे दिया जाए और उसमें आपको चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी जाए तो आप P बाय क्यू R बाय एस करके देख लीजिए। अगर दोनों का रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और IG की वैल्यू क्या है, 0। मैं फिर से समझा रहा हूं, जब आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो पहला काम, जब किसी भी न्यूमेरिकल में 5 रजिस्टर आपको दिखाई दें, अब ध्यान से सुन लेना ये बात, जब किसी न्यूमेरिकल में आपको 5 रजिस्टर दिखाई दे तो पहली चेकिंग आपको क्या करनी है कि क्या P बाय क्यू R बाय एस के बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो रहा है तो 5वां रजिस्टेंस के थ्रू करंट 0 और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगी, 0। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कौन है, यहां पे R है, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। shown so that no current flows through the 4 ओम रेजिस्टेंस। कंडीशन क्या दे दी, इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, नो करंट है। ठीक है, आल्सो फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, और इस A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको बताना है। मैंने आपसे वादा किया है तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊंगा जो आपको सारे के सारे CBSE बोर्ड, नीट, स्टेट बोर्ड, CUET, IIT मेंस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको न्यूमेरिकल भी करना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसने खुद ने दे रखा है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसने खुद ने दे दिया। इसके अंदर देखो ये I करंट दिखा रखा है, पर इसको आपको आगे बढ़ाना है। बढ़ाइए आगे। यहां पे करंट कौन गया, I गया, क्योंकि एक ही रास्ता है ना, ये मुड़ कैसे चला गया, रास्ते 2 नहीं हुए। मुड़ने का मतलब करंट चेंज नहीं होता। करंट कब चेंज होगा, जब 2 रास्ते एक ही जगह से चल रहे हो। अब जैसे आपकी गली नहीं होती है, सीधी जाके ऐसे मुड़ गई, तो उससे आप रास्ते 2 थोड़ी बन गए, रास्ता तो एक ही है। पर यहां आने के बाद 2 रास्ते दिखाई दिए। देखो E पॉइंट पे 2 रास्ते, बट इसने कंडीशन डाल दी कि जो नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम, इस 4 ओम के थ्रू कोई करंट ही नहीं है, तो हम भी करंट 0 दे देते हैं, इसको सीधा निकाल देते हैं I को। ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो यहां से भी करंट क्या आ गया, I, ये निकाल दिया ऐसे।
ठीक है। अब कहोगे सर आपने तो कहा था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता, बिल्कुल बच्चा पार्टी, मैंने एक बात और भी कही थी कि करंट हमेशा बड़ी बैटरी से चलता है। तो 9 वोल्ट और 3 वोल्ट में से बड़ी कौन है? 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अब 9 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, देखो ये रहा, और इस 9 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कौन चला दिया? आई अमाउंट ऑफ करंट, जो इस सर्किट में घूम के वापिस आ गया है। इसलिए पर इसने एक कंडीशन दी, कोई बच्चा पजल इस बात से ना हो कि 4 ओम के अक्रॉस क्यों नहीं लिया। यहां पे तो 2 आपको रास्ते दिखाई दिए थे, मुझे भी पता 2 रास्ते, पर इसने कंडीशन डाल दी कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, किसके थ्रू? 4 ओम के थ्रू। अब आपको वही लगाना है लूप रूल या मैश रूल, क्योंकि ये सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया है, तो इसके अंदर एक लूप ये बना लो, इसका नाम दे दो AFEBA, ये ला। तो लूप फर्स्ट, देखो लूप फर्स्ट, और लूप फर्स्ट कौन है? AFE और BA, देखो ये रहा लूप। अब इसके अंदर आपको किरचॉफ्स का नियम लगाना आना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए किरचॉफ्स के नियम को मैंने बहुत टाइम टेक करके आपको समझाया। अब देखो A से F जाओगे तो करंट कितना है? I, और रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का है। तो क्या करोगे आप? दैट इज 1 इंटू में I, कर लिया। अब हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए साइन किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब हम कहां से कहां जाएंगे? F से E तक। I करंट 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर से भाई, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, इसलिए यहां प्लस का साइन लगा दिया, और फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस, और करंट कितना? I के बराबर। अब क्या किया? E से लेके जब B तक आए तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, पर 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, ये अगले ने बता दिया है। तो 4 ओम के क्रॉस कोई करंट 0 के बराबर है, तो 4 गुणा 0, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप? 0। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि यहां पे नो करंट फ्लो की कंडीशन है। पर इसके साथ साथ एक बैटरी और लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और 6 वोल्ट की बैटरी का प्लस टर्मिनल आपको दिखाई दिया है, इसलिए आप क्या लिखोगे? प्लस के 6 वोल्ट, ये लिख दिया। फिर आगे आप B से A तक आ रहे हो, B से A तक आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हुआ है, इसलिए आप नेगेटिव लगाओगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो पॉजिटिव, नेगेटिव मिले तो नेगेटिव। और कितने वोल्ट की है? 9 वोल्ट की है, और टोटल करंट किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर वोल्टेज। अब यहां पे क्या? 1I, तो कितना हो जाएगा? 2I, ठीक है। यहां कितना होगा? 6 में से -9 गया तो कितना? -3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2I इज इक्वल टू 3, और यहां से करंट निकालूंगा तो कितना हो गया? 3/2, मतलब करंट हो गया 1.5 एम्पियर। देखो करंट आ गया, हमारे पास करंट आ गया, मतलब इस I की वैल्यू जो आपने I निकाला है, इस I की वैल्यू क्या है? 1.5 एम्पियर के बराबर है। ये करंट निकाल लिया हमने। अब इसी लूप सेकंड में इसको अप्लीकेबल करवाओ, इस लूप के अंदर, ये लूप सेकंड है, और इसका नाम लिख लेते हैं लूप सेकंड का, दैट इज EDCB, EDCB, और फिर वापस कहां पहुंच गया? E पे पहुंच गया। बस जस्ट आपको ये करके दिखाना है, और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखो E से D जाओ, E से D तक जाओ, तो कोई करंट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। आप लगा के कोशिश करें, कॉपी पेन साथ साथ रखें और लगा के कोशिश करते रहे, तो कुछ भी नहीं है। फिर आप जाओ D से C तक, जब आप D से C तक जाते हो तो I करंट और R रजिस्टर है, I करंट R रजिस्टर, और इसी डायरेक्शन में करंट है, और इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। देखो D से C हम जा रहे हैं, D से C करंट जा रहा है, इसलिए साइन किसका आएगा? प्लस का, और यहां लिखेंगे I गुणा में R, क्योंकि R को निकालना है। फिर हम C से B तक गए, जब C से B गए तो केवल एक बैटरी है, रजिस्टर नहीं है, और उस बैटरी का कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर हुआ? पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे प्लस का 3, ये लिख दिया। फिर हम B से जाएंगे E तक, B से जाते हुए रास्ते में सबसे पहले बैटरी आई, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया, और साथ में आया 6 वोल्ट। पर इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट क्या है? 0। अगले ने बोल रखा है नो करंट फ्लोज थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस है। तो टोटल अब कहां पहुंच गए? E तक, तो किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो देखो I इंटू में R इज इक्वल टू 3 - 6, तो -3, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3, तो ये लिख दिया। अब R कितना हो गया? दैट इज 3/I, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 3, और I की वैल्यू कितनी थी? 1.5, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस R की वैल्यू क्या है? 2 है। पहला काम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, दूसरा काम पहले लूप में लगाओ तो करंट निकालो, दूसरे लूप में लगाओगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम मैं नहीं सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको सिखा रहा हूं।
बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें। अब इसी का दूसरा पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी के बीच, ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप बता दीजिए। नए पेज पे ले लेते हैं। करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है ऐसे, और करंट की वैल्यू अभी अभी निकाली कितनी थी, 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब ए से डी करंट जा रहा है, और करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जरूर से जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से चला, ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, तो हमें वही किरचॉफ्स का रूल लगाना है, क्योंकि किरचॉफ्स का रूल हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। तो वी ए से चलना, वी डी तक जाना है, तो वी ए के और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना, तो हमने मान लिया ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और डी पॉइंट का पोटेंशियल वी डी है। ये मान के चलो, ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और डी पॉइंट का पोटेंशियल वी डी है। तो ए से चले, रास्ते में कौन, आई करंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इसी डायरेक्शन में हम, इसी डायरेक्शन में करंट, तो प्लस का साइन, आई इंटू में 1, फिर आगे 1 इंटू आई, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए 1 इंटू आई, यहां पे भी। आगे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सीधा जाना आपको, सीधा मुड़ना नहीं है डी तक, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो माइनस क्या हो गया, वी डी इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब एक बच्चा ये सोचेगा जी आपने माइनस का वीडी कैसे लिख लिया, आपको कैसे पता चला ना वहां पॉजिटिव है ना वहां नेगेटिव है, आप तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ भी करते जा रहे हो, तो आपको कैसे पता चला। देखिए इसका पता करने की बात करेंगे आपसे, तो कुछ इस तरह से होगा। तो भाई यहां पे जो है इस पॉइंट पे माइनस और यहां प्लस आएगा इस तरह से, ठीक है, माइनस वी ए इस पॉइंट से स्टार्ट किया और डी पॉइंट तक है। अब देखिए आगे क्या होगा, वी डी प्लस का माइनस का वी ए, वी डी प्लस का आई प्लस आई 2i, और आई की वैल्यू कितनी, 1.5 एम्पियर, तो यहां पे क्या होगा, प्लस का 2 इंटू आई की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू 0, तो 2 गुणा 1.5 कितना हो गया, 3, और इस पूरे को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 वोल्ट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 3 वोल्ट। तो वी ए जो है वो माइनस का लेना, वी डी को क्या लेना, प्लस का लेना, 3 वोल्ट। अब कहोगे सर कैसे पता चलता है, देखो पहली बात तो ये है, अगर आप इस वी ए को प्लस का और वी डी को माइनस का लेते हो तो ये उत्तर माइनस में आएगा, बैटरी की वोल्टेज माइनस में आएगी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए प्लस में लेनी है, और प्लस में लेनी तो आपको क्या करना है, इस वी ए को माइनस और वी डी को क्या कर लो, प्लस कर लो। ठीक है, इस सर्किट के अंदर इसकी वोल्टेज जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है भाई, इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 3 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है कुछ इसी तरह का, यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी व्हेन नो करंट फ्लो इन द आर्म बी। जब इस बीई आर्म के अंदर कोई करंट नहीं है तो ए और डी के बीच हमें क्या बताना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला ही काम, ये 6 वोल्ट की, ये 4 वोल्ट की, ये 3 वोल्ट की, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। मैंने कहा था कि जो बड़ी बैटरी है उससे करंट चलाओ, और कोई काम नहीं करना, काम क्या करना, बड़ी बैटरी से करंट। देखो 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी से करंट, क्योंकि ये बड़ी है, आई करंट चला, आई करंट चला, हर जगह से आई करंट, क्योंकि अभी रास्ता एक ही है। ठीक है, ई पॉइंट के ऊपर आके 2 रास्ते मिल रहे, पर इसने कंडीशन पुट कर दी कि नो करंट फ्लोज थ्रू इन द आर्म बी, इस बी आर्म के अंदर कोई करंट नहीं है, तो यहां से कोई करंट जाएगा भी नहीं, ये करंट सीधा निकल जाएगा, आई यहां से ये सीधा करंट निकल जाएगा और वापस आ जाएगा, आई अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अब वही काम करना है, लूप बनाओ पहला, ये लूप बना दिया फर्स्ट, इस लूप का नाम रख दो ए एफ ई बी ए, ये लूप ए एफ ई बी ए, ये लूप बनाओ। इस लूप में सबसे पहले लिखेंगे ए से चल के एफ तक, देखो आई करंट 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, आई करंट, इसी डायरेक्शन में हम, इसी डायरेक्शन में करंट, इसलिए प्लस का, फिर नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हुआ तो माइनस का 1 वोल्ट। ठीक है, फिर एफ से ई तक जाएंगे, एफ से ई तक जाएंगे, तो इसी डायरेक्शन में हम और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया, करंट हो गया, पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो नहीं यहां पे शो हो रहा है, तो प्लस का आई इंटू इस रेजिस्टेंस को हमें देखना पड़ेगा कि कितना है ये जो करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है भाई, यहां से कट गया, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहां रख दिया 3। ठीक है, आगे हमारे ई से लेके बी तक,
इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो R1 के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि करंट 0 है तो 0 इंटू R1 किसके बराबर 0। फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस का 3 वोल्ट और बी तक पहुंच गए। अब बी से वापस ए तक आएंगे तो फिर से नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस का 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये लिखना लगाना आपको आता ही होगा, लगा लीजिए। 2i ये हो गया, 3i ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5i। ये होगा कितना -9 और 1 -10 और इसमें से गया तो कितना बचा, कितना हो गया देखो 3i प्लस 2i 5i -3 -6 -9 और -1 -10 इज इक्वल टू 0। तो 5i इज इक्वल टू 10 और i किसके बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। आई कितना हो गया 2 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो किसके बराबर आ गया 2 एम्पियर। अब दूसरा लूप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना। उसने केवल क्या पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VD, ये पूछा है, सॉरी VD, VA माइनस VD, VA माइनस VD पूछा, मतलब VA माइनस VD। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखिए 2 और I क्या है करंट है तो 2 गुणा में I, फिर से किरचॉफ्स लॉ लगा दो लीनियर सर्किट में 2I, माइनस का एनकाउंटर हुआ तो माइनस का 1 वोल्ट, फिर 3 गुणा में I प्लस का 3 गुणा में I। अब D पॉइंट तक आगे, यहां तक कुछ नहीं है तो छोड़ दिया। तो देखो 2 और I की वैल्यू कितनी आई है 2 एम्पियर, तो यहां पे रख दिया 2 -1 प्लस 3 गुणा में 2, क्योंकि I की वैल्यू कितनी आई है 2I। तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4 और 6 10 में से गया 9 वोल्ट, तो ये कितना आ गया दैट इज VA माइनस VD इज इक्वल टू में 9 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर से कितना आ गया 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। प्लस का लेना है, माइनस का नहीं लेना है। कई बार अगर एग्जाम के अंदर पेपर में करते हुए आप पजल हो जाओ, आपका उत्तर माइनस का आ रहा है तो माइनस नहीं लेना, आपको सेटअप ऐसे बना दो कि वो किसका आए प्लस का आए, बस यही काम आपको करना है। इस प्रकार से आपको पहले लूप में क्या लगाना है, इस पहला जो लूप आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैश रूल लगाना है और उसके बाद आपको करंट फाइंड आउट करना है, फिर VA से लेके VD तक क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर आपके सामने होगा और वो होगा कितना 9 वोल्ट का। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया भाई, तो देख लीजिए थोड़ा एडजस्ट करके। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। इस 4 वोल्ट की बैटरी के द्वारा कितना करंट दिया गया वो बताना है। मान लिया जाए इस 4 वोल्ट की बैटरी के द्वारा I अमाउंट ऑफ करंट दिया गया, जिसको हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब मैंने पहले ही बात कही थी कि सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि रजिस्टर कितने, तो 1 2 3 4 5 रजिस्टर है। अब 5 रजिस्टर हैं तो पांचों रजिस्टर बना के एक सिचुएशन बन सकती है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और मैंने ये पहले ही बात आपको बताई थी कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपको चेक करना है, अब मैं इसको ऊपर कर सकता हूं कि आपको चेक करना है कि कितने रजिस्टर हैं। अगर उसके अंदर 5 रजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा वो भी मैं बना के दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा आपका फोकस इधर चाहिए तो उसके ऊपर ध्यान देना है। मान लिया जाए ये पॉइंट रहा B और एक रजिस्टर और ये पॉइंट रहा D, ये पॉइंट B ये पॉइंट D और इसके बीच में कितने का रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। हो गया। अब इस B पॉइंट को C से मिला दो, देखो ये रस्सी, जब B पॉइंट को C से मिलाऊंगा तो इसके बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, तो ये आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब इस C पॉइंट को D से मिला रहा हूं, C और D के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया इस B पॉइंट को A पॉइंट से मिलाऊं, ये B पॉइंट रहा, इसको मिला दिया A पॉइंट से, इस B को A से मिला रहा हूं तो बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये लगा दिया। अब क्या किया इस A पॉइंट को D पॉइंट से मिलाऊं, तो A पॉइंट को D पॉइंट से मिलाया और बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रहा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब इस A पॉइंट से और C पॉइंट से, इस A पॉइंट से और C पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट है, A पॉइंट से और C पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट है, ये रहा। और कितने वोल्ट की है 4 वोल्ट की है। बन गया नहीं बन गया सर्किट। इस सर्किट को थोड़ा और घुमा दूं, मैं इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूं, देखो कुछ ऐसे कर दिया, थोड़ा सा घुमा रहा हूं इस सर्किट को,
देखो ऐसे घुमा दिया, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, ऊपर पॉइंट कौन सा गया डी, नीचे पॉइंट कौन सा आ गया बी। देखो ऊपर डी नीचे बी। अब डी के साथ ये पॉइंट कौन हो गया सी, और ये पॉइंट यहां आ गया ए, घुमाया हमने। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच 2 ओम का है, और ए और बी के बीच 1 ओम का है, और बीच वाला कितने का है 5 ओम का है। और इस प्रकार से ये बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। देखो ए बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए ए को मैंने पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया, बी को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया। देखो बन गया सर्किट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सर्किट बनाना मुश्किल नहीं है, आप सोचिए जरा सर्किट बनेगा, बस इसको घुमा के किया। आप थोड़ा सोचना शुरू करोगे तो सर्किट बन जाएगा। अब सभी की वैल्यू दे रखी है। अब आपको मैंने क्या बताया था, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और करंट कहां से चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट चलेगा। अब इसको 2 रास्ते दिखाई, एक इसमें से एक इसमें से, ठीक है। इसमें से गया I1 और इसमें से गया I2। यहां कौन पहुंच गया I2 पहुंच गया, यहां कौन पहुंच गया I1। अब इसको चेक करेंगे, पहले चेक कर लो कि P बाय में Q R बाय S के बराबर है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा। बताया था कि IG, ये बीच वाली ब्रांच को क्या माना था वहां पे IG माना था, गैल्वेनोमीटर करंट माना था। क्या माना था IG, गैल्वेनोमीटर करंट। तो मैंने कहा था कि अगर P बाय Q R बाय S के बराबर है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। तो चेक करके देखिए, 4/2, तो ये हो गया 4/2, ये हो गया P बाय Q, और ये हो गया 2/1 इज इक्वल टू 2/1। कैंसिल किया तो ये भी 2/1 इज इक्वल टू 2/1। रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया। रेशियो इक्वल हो गया तो इसमें से कोई करंट नहीं, करंट सीधा आएगा, यहां से करंट सीधा आएगा, यहां से फिर ये दोनों मिल जाएंगे, तो करंट हो गया I1 प्लस में I2। कोई बच्चा पजल हो रहा होगा, उसकी पजलिंग को दोबारा से दूर करता हूं। जब भी आपको 5 रजिस्टर दिखाई दे तो पहला काम है ये चेक करना क्या P बाय Q R बाय S के बराबर है या नहीं। ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। अभी अभी व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया है, नोट्स बना रहे होगे वहां देखिए। अगर P बाय Q R बाय S के बराबर है तो आप सीधा इस बीच वाली ब्रांच को उड़ा दो, खत्म कर दो बीच वाली ब्रांच को, यहां से खत्म कर दो, बीच वाली ब्रांच को आप क्या करो खत्म कर दो। तो ये बीच वाली जो ब्रांच है इसको खत्म कर दो, हटा ही दो इस ब्रांच को। जब ब्रांच को हटाते हो तो आपको दिखाई देगा इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट है I1 करंट है। इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में से भी कितना करंट है I1 करंट है। 2 ओम के रेजिस्टेंस में से भी I1 और 4 ओम, तो मतलब ऊपर वाले दोनों के दोनों किसमें सीरीज में, तो उनको सीरीज में जोड़ दो, ये जोड़ दिया सीरीज में, 1 बना दिया। 2 और 4 मिलके कितना हो गया 6, सीरीज में तो ऐसे ही जुड़ते हैं, ठीक है। अब 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी I2 और I2 है, तो इसका मतलब ये नीचे वाले भी दोनों के दोनों किसमें है सीरीज में, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3 ओम। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट C है ये रहा, और ये पॉइंट कौन है A है। अब इन दोनों से एक बैटरी कनेक्ट है ये रही, और ये बैटरी है 4 वोल्ट की, ठीक है। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस तो करंट I1 है और इसके अक्रॉस करंट क्या I2 है, दोनों में अलग अलग करंट है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। तो ऐड कीजिए पैरेलल में, 1/6 प्लस में 1/3, तो ये हो गया 18, 6 और 3 9, तो 1/2। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 2, पूरे सर्किट, इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, पूरे सर्किट की वोल्टेज 4, रेजिस्टेंस 2, और V इज इक्वल टू I इंटू R का फार्मूला लगाओ, तो I किसके बराबर हो गया 4/2, तो कितना करंट 2 एंपियर का करंट। तो उत्तर कितना आएगा, इसके थ्रू जो करंट पूछ रहा था 2 एंपियर करंट। मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। जब भी आपको 5 रजिस्टर दिखाई दें तो पहला काम आपको क्या करना है, पांचों रजिस्टर को ये चेक करना है कि P बाय Q R बाय S। इस सर्किट को ऐसे बना लो। बनाने का तरीका, बीच वाला उठाओ B से D और लिख लो पॉइंट, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है। फिर आप D और A में कौन सा रेजिस्टेंस है वो लिख दो, B और A में कौन सा वो लिख दो, B और C में कौन सा वो लिख दो, D और C में कौन सा है वो लिख दो। फिर हमने चेक किया कि P बाय Q R बाय S के बराबर है, तो मिला 4/2, 2/1 का रेशियो इक्वल है। इसलिए बीच वाली ब्रांच को देखो मैंने बाद में हटाया है, तो बीच वाली ब्रांच को साफ कर दो, हटा दो सर्किट से।
जैसे ही सर्किट से हटाया तो आपको पता चला कि ये 2 ओम का, ये 4 ओम के एक ही रजिस्टर है, इनमें से करंट एक ही जा रहा है, इसलिए दोनों का एक बना दिया। नीचे वाले दोनों भी सीरीज में है, उनका भी एक बना दिया। टोटल को ऐड किया तो टोटल रेजिस्टेंस 2 आ गया और वोल्टेज 4 और ओम्स लॉ लगा के आपने यहां से करंट को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आज का ये लेक्चर है। इसके बाद इसके पीवाईक्यूज की हम और बात करेंगे अलग से वीडियो में। एनसीईआरटी के सारे एक एक क्वेश्चंस की अलग से बात हम करेंगे। तो पूरा कोर्स आपके लिए रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।